नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें क्योंकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। यदि आप CPCT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस के माध्यम से कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एनवेलप्स और लेबल्स कमांड MS वर्ड के ब्लैंक टैब के क्रिएट ग्रुप में मौजूद होते हैं। एनवेलप्स और लेबल्स कमांड MS वर्ड के ब्लैंक टैब के क्रिएट ग्रुप में मौजूद होते हैं। पहला क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है। MS वर्ड में जो एनवेलप्स ऑप्शन होता है और लेबल्स ऑप्शन होता है, यह MS वर्ड के किस टैब के क्रिएट ग्रुप में मौजूद होते हैं। यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है। MS वर्ड में यदि हमें लेबल्स बनाना है, एनवेलप्स बनाना है, तो उसके लिए हमें मेल मर्ज नाम का ऑप्शन यूज करना होता है। मेल मर्ज जो कि मेलिंग स्टेप के अंतर्गत प्राप्त होता है। मेलिंग स्टेप MS वर्ड में एक मेलिंग स्टेप होता है जो कि हमें मेल मर्ज फीचर को यूज करने की सुविधा देता है। मेल मर्ज क्या होता है? मेल मर्ज के द्वारा हम एक ही प्रकार की इंफॉर्मेशन को कई लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जब हमें एक ही प्रकार की इंफॉर्मेशन मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करनी होती है तब हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। मेल मर्ज ऑप्शन MS वर्ड के मेलिंग स्ट्रीम में प्राप्त होता है और मेल मर्ज के द्वारा हम लेटर, लेबल, एनवेलप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जो एनवेलप्स ऑप्शन है, लेबल्स ऑप्शन है, यह MS वर्ड के मेलिंग टैब के क्रिएट ग्रुप में मौजूद होता है। जो क्रिएट ग्रुप होता है यह मेलिंग स्टेप का पहला ग्रुप होता है और इसमें दो ही ऑप्शन होते हैं, एक होता है एनवेलप्स और एक होता है लेबल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेलिंग स्टेप। एनवेलप्स और लेबल कमांड MS वर्ड के मेलिंग स्टेप के क्रिएट ग्रुप में मौजूद होते हैं। इसको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं MS वर्ड पर। MS वर्ड में मेलिंग स्टेप होता है जिसमें पहला ग्रुप होता है क्रिएट ग्रुप। पहला ग्रुप कौन सा होता है? क्रिएट, जिसमें दो ऑप्शन होते हैं, एनवेलप्स एंड लेबल्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनवेलप्स और लेबल MS वर्ड के मेलिंग स्टेप के क्रिएट ग्रुप में मौजूद होते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाई चार्ट के समान होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पाई चार्ट के समान होता है? यह क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पाई चार्ट के समान होता है। MS एक्सेल का एक बहुत ही अच्छा फीचर है चार्ट, जो कि किसी टेबल के डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की सुविधा प्रदान करता है। MS एक्सेल में यदि आप कोई टेबल बनाते हैं, कोई डेटाबेस तैयार करते हैं और उसको यदि आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, चित्रों में दर्शाना है, तो आप चार्ट का यूज कर सकते हैं। CPCT के एग्जाम में एक्सेल का चार्ट टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि चार्ट टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में चार्ट से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे हैं और हमारे चैनल पर चार्ट टॉपिक के लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाया गया है जिसमें केवल हमने एक्सेल के चार्ट टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझाया है। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा पाई चार्ट के समान होता है? MS एक्सेल में टेबल के डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट का यूज किया जाता है। MS एक्सेल में कई प्रकार के चार्ट होते हैं, मल्टीपल टाइप्स के चार्ट होते हैं। जो पाई चार्ट होता है यह सर्कुलर शेप में होता है, राउंड शेप में, और यहाँ पर एक और ऑप्शन है डोनट चार्ट। डोनट चार्ट भी सर्कुलर शेप में होता है, राउंड शेप में होता है। तो पाई चार्ट के समान कौन सा चार्ट होता है? डोनट चार्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाई चार्ट के समान या पाई चार्ट का एक प्रकार होता है डोनट चार्ट, क्योंकि दोनों ही राउंड शेप में होते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड का वैलिड अलाइनमेंट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड का वैलिड अलाइनमेंट नहीं है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है? एमएस वर्ड में टोटल 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, 4 प्रकार के। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो एमएस वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+L। दूसरा होता है राइट अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+R। तीसरा होता है सेंटर अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। और एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+J। तो टेक्स्ट के एमएस वर्ड में 4 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड का वैलिड अलाइनमेंट नहीं है? राइट अलाइनमेंट तो होता है, जस्टिफाई भी होता है, सेंटर भी होता है, लेकिन कॉर्नर नाम का अलाइनमेंट नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नर एक वैलिड अलाइनमेंट नहीं होता है। राइट अलाइनमेंट भी होता है, जस्टिफाई भी होता है, सेंटर भी होता है, लेकिन कॉर्नर अलाइनमेंट नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी अलाइनमेंट्स को हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। जो भी अलाइनमेंट्स होते हैं वह होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ सेक्शन में उपलब्ध होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएस वर्ड में अलाइनमेंट्स किस टैब में प्राप्त होते हैं? तो अलाइनमेंट्स प्राप्त होते हैं होम टैब में, और किस ग्रुप में होते हैं? पैराग्राफ ग्रुप में। 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। चारों की अपनी अलग अलग शॉर्टकट की है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमएस वर्ड का कॉर्नर वैलिड अलाइनमेंट नहीं होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले 2 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन्स क्या हैं? वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले 2 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन्स क्या हैं? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है, कंप्यूटर नेटवर्क से। और यह जो टॉपिक है आईपी या इंटरनेट प्रोटोकॉल, यह टॉपिक भी सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सीपीसीटी के मैक्सिमम पेपर में आईपी से या इंटरनेट प्रोटोकॉल से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले 2 इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन्स क्या क्या हैं? यहां पर आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर का यूनिक नंबर होता है। आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर का यूनिक नंबर होता है, जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को इंटरनेट पर पहचाना जाता है। नेटवर्क में किसी कंप्यूटर को उसके आईपी एड्रेस से पहचाना जाता है। जो आईपी एड्रेस है, इसकी 5 क्लास होती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आईपी एड्रेस की कितनी क्लास होती हैं? तो आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं, जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। आईपी एड्रेस की कितनी क्लास है? 5 क्लास, जो कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई तक होती हैं। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन होते हैं। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन होते हैं। एक होता है आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4, एक होता है आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6। आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4, आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6। जो आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, इसमें आईपी एड्रेस होता है 32 बिट्स का, 32 बिट का, और आईपी वर्जन 6 में आईपी एड्रेस होता है 128 बिट्स का। तो आईपी एड्रेस के करंट टाइम पर 2 वर्जन हैं।
आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 में आईपी एड्रेस की साइज क्या होती है 32 बिट और आईपी वर्जन 6 में आईपी एड्रेस की साइज क्या होती है 128 बिट्स, मतलब कि 128 बिट। यहां पर हमने आईपी टॉपिक से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले दो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन्स हैं आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड किसमें मापी जाती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड किसमें मापी जाती है। यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस होती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर की दो कैटेगरी होती हैं, एक होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, एक होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। एक होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, एक होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर वह कहलाते हैं जो प्रिंटिंग करते समय साउंड अधिक करते हैं, शोर अधिक करते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड स्लो होती है, इंपैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी लो होती है। जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग करते समय कम साउंड करते हैं, इनकी स्पीड फास्ट होती है और यह हाई क्वालिटी का आउटपुट प्रदान करते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड किसमें मापी जाती है। डॉट मैट्रिक्स एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है और इसकी स्पीड को कैरेक्टर्स पर सेकंड में नापा जाता है। कैरेक्टर्स पर सेकंड, जिसे शॉर्ट में सीपीएस भी कहा जाता है। सीपीएस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड को सीपीएस में मेजर किया जाता है, सीपीएस में मापा जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है कैरेक्टर्स पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड को सीपीएस में नापा जाता है, कैरेक्टर्स पर सेकंड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें एक ही पत्र को अलग अलग व्यक्तियों को भेजने में सक्षम बनाता है। हमें एक ही पत्र को अलग अलग व्यक्तियों को भेजने में सक्षम बनाता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें एक ही पत्र को अलग अलग व्यक्तियों को भेजने में सक्षम बनाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज की वीडियो में ही समझा था। एमएस वर्ड का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या करता है, एक ही प्रकार की इंफॉर्मेशन को कई लोगों के साथ शेयर करने की सुविधा देता है। जब हमें एक ही प्रकार की जानकारी कई लोगों को भेजनी होती है तो हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। मेल मर्ज किसी एक डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी क्रिएट करने की सुविधा प्रदान करता है। मेल मर्ज ऑप्शन एमएस वर्ड के मेलिंग्स टैब में प्राप्त होता है। मेल मर्ज के द्वारा हम लेटर, लेबल, एनवेलप क्रिएट कर सकते हैं। तो यदि हमें एक ही पत्र को अलग अलग व्यक्तियों को भेजना है तो हम किसका यूज करेंगे, मेल मर्ज का। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीनेमिंग फाइल्स से आप क्या समझते हैं। रीनेमिंग फाइल्स से आप क्या समझते हैं, मतलब फाइल को रीनेम करने से आप क्या समझते हैं। फाइल को रीनेम करने का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे, रीनेमिंग फाइल्स से आप क्या समझते हैं, मतलब किसी फाइल को रीनेम करने का क्या अर्थ होता है, किसी फाइल को रीनेम करने का क्या मतलब होता है। ऑप्शन नंबर ए है इंसर्टिंग अ फाइल, किसी फाइल को इंसर्ट करना। ऑप्शन नंबर बी है गिविंग न्यू नेम टू न्यू फाइल, एक नई फाइल को नया नाम देना, एक नई फाइल को नया नाम देना। ऑप्शन नंबर सी है डिलीट अ फाइल, किसी फाइल को डिलीट करना। और ऑप्शन नंबर डी है गिविंग न्यू नेम टू ओल्ड फाइल, मतलब किसी पुरानी फाइल को नया नाम देना। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है रीनेमिंग फाइल्स से आप क्या समझते हैं। रीनेम का मतलब क्या होता है, रीनेम का मतलब होता है एक पहले से बनी हुई फाइल का नाम बदल देना। यदि कोई फाइल पहले से बनी है, आप उसका नाम चेंज करते हैं तो उसे कहा जाता है रीनेम करना। मतलब यहां पे आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। रीनेमिंग फाइल्स का मतलब होता है गिविंग न्यू नेम टू ओल्ड फाइल, एक पुरानी फाइल को नया नाम देना कहलाता है फाइल को रीनेम करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। रीनेमिंग फाइल्स का मतलब होता है
पुरानी फाइल को एक नया नाम देना। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रीनेम करने के लिए शॉर्टकट की होती है F2। यदि आप किसी फाइल को, किसी फोल्डर को, किसी आइकन को रीनेम करना चाहते हो तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में F2 फंक्शन की का यूज किया जाता है। रीनेम का मतलब होता है पहले से बनी हुई फाइल का नाम बदलना, उसको नया नाम देना, और रीनेम के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? F2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे अधिक वोलेटाइल होती है? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे अधिक वोलेटाइल होती है? यह क्वेश्चन मेमोरी से संबंधित है। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे अधिक वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? अस्थायी मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? अस्थायी मेमोरी। तो कंप्यूटर में जो रैम मेमोरी होती है, रैम, वह एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम कैसी मेमोरी होती है? वोलेटाइल, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि एक प्राइमरी मेमोरी होती है। यह एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मतलब अस्थायी। यह कुछ देर के लिए डेटा को स्टोर करती है। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा स्टोर रहता है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर रैम से डेटा डिलीट हो जाता है। तो रैम होती है वोलेटाइल, रोम तो होती है नॉन वोलेटाइल। रोम कैसी होती है? नॉन वोलेटाइल, मतलब यह परमानेंट होती है। तो रोम तो हमारा आंसर होगा नहीं, और रोम का ही टाइप है पी रोम, तो यह भी आंसर नहीं होगा। अब आंसर क्या क्या हो सकता है? या तो एस रैम या डी रैम। तो रैम होती है वोलेटाइल। रैम कैसी मेमोरी होती है? वोलेटाइल, मतलब कि अस्थायी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा स्टोर रहता है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर रैम से डेटा डिलीट हो जाता है। रैम के दो टाइप होते हैं, एक होती है एस रैम, एक होती है डी रैम। यह दोनों ही रैम के टाइप हैं। रैम का एक टाइप क्या है? एस रैम और डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो एस रैम होती है इसको कम रिफ्रेश करना होता है, कम, और डी रैम को ज्यादा रिफ्रेश करना होता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? वह होती है डी रैम। डी रैम मतलब डायनामिक रैम, जिसे एक सेकंड में कई बार रिफ्रेश किया जाता है। रिफ्रेश किया जाता है मतलब इसमें जो डेटा स्टोर होता है उसे हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर नया डेटा स्टोर कर दिया जाता है। तो जो डी रैम होती है यह फास्ट स्पीड में रिफ्रेश होती है। रिफ्रेश होती है मतलब पुराना डेटा डिलीट हो जाता है, नया डेटा स्टोर हो जाता है। जबकि एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, यह कम स्पीड में, स्लो स्पीड में रिफ्रेश होती है। यह जल्दी जल्दी रिफ्रेश नहीं होती है। तो यहां पर सबसे अधिक वोलेटाइल मेमोरी कौन सी हो जाएगी? डी रैम, क्योंकि डी रैम एक सेकंड में कई बार रिफ्रेश होती है, जल्दी जल्दी रिफ्रेश होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डी रैम। डी रैम मतलब डायनामिक रैम, जिसे बार बार रिफ्रेश करना होता है, और इसके कंपैरिजन में एस रैम को कम रिफ्रेश करना होता है, क्योंकि इसका नाम ही है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह दोनों ही रैम के टाइप है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर आपको रोम का फुल फॉर्म याद करना है, रीड ओनली मेमोरी, और रोम का ही एक टाइप होता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिक्स कार्ड एक कंप्यूटर ब्लैंक होता है। ग्राफिक्स कार्ड एक कंप्यूटर ब्लैंक होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, ग्राफिक्स कार्ड एक कंप्यूटर ब्लैंक होता है। ऑप्शन नंबर ए है हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर बी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी है डेटाबेस, ऑप्शन नंबर डी है सर्वर। ग्राफिक्स कार्ड क्या है? ग्राफिक्स कार्ड एक हार्डवेयर पार्ट होता है। हार्डवेयर, ग्राफिक्स कार्ड हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक हार्डवेयर पार्ट होता है,
जो कि ग्राफिक्स को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। यदि हमें अपने कंप्यूटर पर हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को शो करना है, वीडियो को प्ले करना है, गेम्स खेलना है हाई क्वालिटी, तो उसके लिए ग्राफिक्स कार्ड की आवश्यकता होती है। ग्राफिक्स को जनरेट करने के लिए, ग्राफिक्स को शो करने के लिए ग्राफिक्स कार्ड का यूज किया जाता है, जो कि एक हार्डवेयर पार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिक्स कार्ड एक कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। ग्राफिक्स कार्ड एक कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मेथड का उपयोग एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए किया जाता है? निम्न में से किस मेथड का उपयोग एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए किया जाता है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। यदि आपको एमएस वर्ड में किसी पिक्चर को ऐड करना है तो आप कौन सी मेथड यूज करेंगे? हमें 4 प्रकार की मेथड दी गई हैं। इंसर्ट टैब में आप पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, व्यू टैब में आप पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, डिजाइन टैब में आप पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, या ऐड टैब में आप पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। एमएस वर्ड में यदि हमें कोई पिक्चर ऐड करनी होती है, कोई शेप ऐड करना होता है, स्मार्ट आर्ट ऐड करना होता है, स्क्रीनशॉट लेना होता है, तो यह सभी हमें इंसर्ट टैब में प्राप्त होते हैं। इंसर्ट टैब में एमएस वर्ड में जो भी ग्राफिक्स होते हैं वह सभी हम इंसर्ट टैब के द्वारा इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमें पिक्चर ऐड करना है तो सबसे पहले कौन सा टैब सेलेक्ट करना होगा? इंसर्ट। उसके अंदर कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा हमें? पिक्चर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब के अंदर पिक्चर नाम का ऑप्शन यूज करना होता है। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यदि आपको एमएस वर्ड में कोई पिक्चर ऐड करना है, शेप ऐड करना है, चार्ट ऐड करना है, तो आप इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करें। यहां पर आपको ग्राफिक्स से रिलेटेड सभी प्रकार के ऑप्शन दिए जाते हैं। पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट। यह सभी ग्राफिक्स से रिलेटेड ऑप्शन हैं जो कि हमें इंसर्ट टैब में प्रदान किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में इंफॉर्मेशन सेव करने की प्रक्रिया है। ब्लैंक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में इंफॉर्मेशन सेव करने की प्रक्रिया है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ब्लैंक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में इंफॉर्मेशन सेव करने की प्रक्रिया है। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन हमने अलग तरीके से पहले भी तैयार किया है। पहले हमने यह क्वेश्चन तैयार किया था कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में डेटा को रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में डेटा को रखना या डेटा को सेव करना कहलाता है डेटा को राइट करना। आप किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मतलब जैसे कि हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, एसएसडी है, सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, यह सभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। उसमें किसी भी फाइल को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, डेटा को जब सेव करते हैं तो उस डिवाइस में डेटा को राइट किया जाता है, जिसे कहते हैं डेटा राइटिंग। मतलब किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में इंफॉर्मेशन को सेव करने की प्रक्रिया या इंफॉर्मेशन को रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइटिंग। आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डेटा को कॉपी करना या डेटा को प्राप्त करना क्या कहलाता है? जब आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डेटा को कॉपी करते हैं या डेटा को प्राप्त करते हैं तो उसे कहा जाता है रीडिंग। रीडिंग मतलब डेटा को प्राप्त करना, डेटा को रीड करना। और जब आप इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? राइटिंग। मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में डेटा को सेव करना कहलाता है डेटा राइटिंग, और डेटा को प्राप्त करना और डेटा को कॉपी करना कहलाता है डेटा रीडिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के सभी वेब पेजेस के कलेक्शन पर निम्न में से कौन सा शब्द लागू किया जा सकता है? किसी वेबसाइट के सभी वेब पेजेस के कलेक्शन पर निम्न में से कौन सा शब्द लागू किया जा सकता है? किसी वेबसाइट के
सभी वेब पेजेस के कलेक्शन पर निम्न में से कौन सा शब्द लागू किया जा सकता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वेबसाइट के जितने भी वेब पेज हैं उनके कलेक्शन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है टॉप लेवल डोमेन, ऑप्शन नंबर बी है वेबसाइट, ऑप्शन नंबर सी है वेबसाइट एड्रेस, ऑप्शन नंबर डी है वेब डोमेन। तो एक वेबसाइट क्या होती है? एक वेबसाइट ही तो होती है मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन। क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है किसी वेबसाइट के सभी वेब पेजेस के, किसी वेबसाइट के सभी वेब पेजेस के कलेक्शन पर निम्न में से कौन सा शब्द लागू किया जा सकता है। तो जो एक वेबसाइट होती है वह मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है, मतलब एक वेबसाइट के सभी वेब पेज के कलेक्शन पर कौन सा शब्द लागू होगा? वेबसाइट शब्द। वेबसाइट ही तो होती है मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कोई भी वेबसाइट जो होती है वह मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है और मल्टीपल वेब पेजेस के कलेक्शन को क्या कहते हैं हम? वेबसाइट। तो इस क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया था किसी वेबसाइट के सभी वेब पेजेस के कलेक्शन पर निम्न में से कौन सा शब्द लागू किया जा सकता है। वेब पेजेस के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? वेबसाइट। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि एक वेबसाइट किसका कलेक्शन होती है, या आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि वेब पेजेस के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, वह होती है वेबसाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेबसाइट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट प्रीव्यू को उपयोग करना उपयोगी होता है जब आप ब्लैंक करना चाहते हैं। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है प्रिंट प्रीव्यू को उपयोग करना उपयोगी होता है जब आप ब्लैंक करना चाहते हैं। प्रिंट प्रीव्यू को उपयोग करना कब अच्छा माना जाता है, यह हमसे पूछा गया है। मतलब प्रिंट प्रीव्यू को कब उपयोग करना होता है यह हमें यहां पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कलर द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में कलर करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है सेव द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेव करते समय। ऑप्शन नंबर सी है डिलीट द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को डिलीट करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है प्रिंट द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। तो प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट से संबंधित होता है। प्रिंट प्रीव्यू किससे संबंधित होता है? प्रिंट से। यहां पर क्वेश्चन में ही हमें आंसर दिख रहा है, यहां पर भी प्रिंट है, यहां पर भी प्रिंट है। वैसे हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझने वाले हैं, लेकिन आप देखें तो क्वेश्चन का आंसर आपके डी नंबर के ऑप्शन से मैच हो रहा है। प्रिंट क्या होता है? प्रिंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्राप्त करना। यदि हमें किसी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्राप्त करनी होती है तो हम प्रिंट ऑप्शन का यूज करते हैं, और प्रिंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+P। प्रिंट आउट निकालने से पहले डॉक्यूमेंट को चेक करना होता है कि हमारा प्रिंट आउट कैसा दिखेगा, हमारा प्रिंट आउट सही प्रिंट निकलेगा या नहीं निकलेगा, यह चेक करना होता है। उसके लिए यूज किया जाता है प्रिंट प्रीव्यू का। किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालने से पहले डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का यूज किया जाता है, जो कि यह शो करता है कि आपका प्रिंट आउट कैसा निकलेगा। प्रिंट आउट निकालने से पहले हमें प्रिंट प्रीव्यू चेक करना होता है। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F2। Ctrl+F2। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+F2। और Ctrl+Alt+I से भी हम प्रिंट प्रीव्यू को चेक कर सकते हैं। Ctrl+Alt+I से भी हम प्रिंट प्रीव्यू को चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रिंट द डॉक्यूमेंट। प्रिंट प्रीव्यू को उपयोग करना उपयोगी होता है जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं। इसको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं MS वर्ड पर। हमने MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट बनाया है। यदि हमें इसका प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट आउट निकालने से पहले हम इसका प्रीव्यू चेक करेंगे कि हमारा प्रिंट आउट कैसा निकलेगा। प्रीव्यू चेक करने के लिए Ctrl+F2 शॉर्टकट की होती है। Ctrl+F2। आप देख सकते हैं हमारे सामने प्रीव्यू शो किया जा रहा है कि हमारा प्रिंट आउट कैसा निकलेगा। आप Ctrl+Alt+I से भी प्रिंट प्रीव्यू को चेक कर सकते हैं। Ctrl+F2 और Ctrl+Alt+I दोनों शॉर्टकट की से हम प्रिंट प्रीव्यू को चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इनपुट डिवाइस का उपयोग आमतौर पर बैंक्स में हर दिन
बड़ी संख्या में चेक्स को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। ब्लैंक इनपुट डिवाइस का उपयोग आमतौर पर बैंक्स में हर दिन बड़ी संख्या में चेक्स को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग डेली बैंक में बहुत अधिक मात्रा में चेक को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। तो चेक को स्कैन करने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? चेक के नंबर को स्कैन करता है MICR। चेक का जो नंबर होता है उसको स्कैन करने के लिए, चेक करने के लिए एक स्कैनर यूज किया जाता है जिसका नाम होता है MICR। और MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है, यह बैंक में चेक नंबर को स्कैन करने के लिए यूज की जाती है। आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि चेक नंबर को स्कैन करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है? वह होती है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि बैंक में चेक नंबर को स्कैन करने के लिए यूज की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, OBR भी एक इनपुट डिवाइस है। OBR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल बारकोड रीडर। ऑप्टिकल बारकोड रीडर जो कि बारकोड को स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MICR। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को प्रदर्शित करने के लिए की कॉम्बिनेशन क्या है? रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को प्रदर्शित करने के लिए की कॉम्बिनेशन क्या है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को प्रदर्शित करने के लिए की कॉम्बिनेशन क्या है? मतलब हमसे पूछा गया है यदि हमें रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को टाइप करना है तो शॉर्टकट की क्या होती है? यदि आपको रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क टाइप करना है तो शॉर्टकट की क्या होती है? यहां पर आपको 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक क्वेश्चन तो हमसे पूछा ही गया है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को टाइप करने की शॉर्टकट की। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इस प्रकार से होता है, इसमें R होता है R, तो शॉर्टकट की भी क्या बनेगी हमारी? कंट्रोल ऑल्ट R। कंट्रोल ऑल्ट R से हम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को टाइप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ट्रेडमार्क सिंबल को टाइप करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ट्रेडमार्क। इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट T। कंट्रोल ऑल्ट T से ट्रेडमार्क सिंबल टाइप हो जाता है। और एक क्वेश्चन और आपको तैयार करना है, कॉपीराइट सिंबल को टाइप करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कॉपीराइट। कॉपीराइट सिंबल को टाइप करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट C। कंट्रोल ऑल्ट C से कॉपीराइट सिंबल टाइप होता है, कंट्रोल ऑल्ट T से ट्रेडमार्क सिंबल टाइप होता है और कंट्रोल ऑल्ट R से रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल टाइप हो जाता है। यहां पर हमने 3 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हम इन तीनों शॉर्टकट की को MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं MS वर्ड पर। यदि आप MS वर्ड में कंट्रोल ऑल्ट R को प्रेस करेंगे तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल टाइप हो जाएगा, और यदि आप कंट्रोल ऑल्ट T को प्रेस करेंगे तो ट्रेडमार्क सिंबल टाइप हो जाएगा। आप कंट्रोल ऑल्ट C को प्रेस करेंगे तो कॉपीराइट का सिंबल टाइप हो जाएगा। तो यदि MS वर्ड में कंट्रोल ऑल्ट R प्रेस करते हैं तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल टाइप होता है, कंट्रोल ऑल्ट T को प्रेस करने पर ट्रेडमार्क सिंबल टाइप होता है और कंट्रोल ऑल्ट C को प्रेस करने पर कॉपीराइट सिंबल टाइप हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन साइज में सबसे छोटी है? निम्न में से कौन साइज में सबसे छोटी है? हमें कंप्यूटर के टाइप्स दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन साइज में सबसे छोटी है। ऑप्शन नंबर ए है PDA, ऑप्शन नंबर बी है नोटबुक, ऑप्शन नंबर सी है डेस्कटॉप, ऑप्शन नंबर डी है लैपटॉप। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन साइज में सबसे छोटी होती है, तो दिए गए ऑप्शन में से सबसे छोटा होता है PDA। PDA का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिसे सबसे छोटी साइज का कंप्यूटर माना जाता है, जिसे हम हथेली में लेकर यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन।
वह एक पीडीए का एग्जाम्पल है। पीडीए का मतलब है साइज में सबसे छोटा कंप्यूटर, जिसको हम हथेली में लेकर यूज कर सकते हैं। पीडीए साइज में सबसे छोटा कंप्यूटर होता है और पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पीडीए कंप्यूटर साइज में सबसे छोटे होते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता इंपैक्ट प्रिंटर से संबंधित है? निम्न में से कौन सी विशेषता इंपैक्ट प्रिंटर से संबंधित है? आज की वीडियो में ही हमने इंपैक्ट प्रिंटर को और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर को समझा था। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, निम्न में से कौन सी विशेषता इंपैक्ट प्रिंटर से संबंधित है? प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, एक होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? जो प्रिंटिंग करते समय अधिक आवाज करते हैं, साउंड अधिक करते हैं, नॉइस अधिक करते हैं। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी लो होती है, इनकी प्रिंटिंग स्पीड स्लो होती है। जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग करते समय कम साउंड करते हैं, लो साउंड करते हैं, इनकी प्रिंटिंग स्पीड फास्ट होती है और इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी हाई होती है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में स्पीड फास्ट होती है, क्वालिटी हाई होती है और यह बहुत कम साउंड करते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी विशेषता इंपैक्ट प्रिंटर से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है नॉइजी प्रिंटर, नॉइजी मतलब शोर अधिक करता है। ऑप्शन नंबर बी है क्वाइट प्रिंटर, क्वाइट मतलब हो जाएगा बहुत कम मात्रा में साउंड करता है, शांत होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? फास्ट प्रिंटर, मतलब गति तेज होती है, स्पीड फास्ट होती है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? हाई क्वालिटी प्रिंटर, हाई क्वालिटी देता है। तो जो इंपैक्ट प्रिंटर होता है वह क्वाइट प्रिंटर तो नहीं है क्योंकि शोर करता है, फास्ट भी नहीं है, हाई क्वालिटी आउटपुट भी नहीं देता है। तो इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा हो जाएगा? नॉइजी प्रिंटर। नॉइजी मतलब क्या है? साउंड अधिक करता है, आवाज अधिक करता है। इंपैक्ट प्रिंटर की विशेषता होती है कि यह साउंड अधिक करते हैं, मतलब एक कैसा प्रिंटर होता है? नॉइजी प्रिंटर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबकैम एक ब्लैंक है। वेबकैम एक ब्लैंक है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, वेबकैम एक ब्लैंक है। वेबकैम क्या होता है? वेबकैम जिसे हम वेब कैमरा भी बोल देते हैं, वेबकैम या वेब कैमरा, जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस वेबकैम या वेब कैमरा किस प्रकार की डिवाइस होती है? इनपुट डिवाइस, जो कि किसी इमेज को, किसी ग्राफिक्स को या किसी वीडियो को इनपुट करने के लिए यूज की जाती है। वेबकैम एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम कोई ग्राफिक्स, कोई इमेज या कोई वीडियो इनपुट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वेबकैम एक इनपुट डिवाइस होती है। आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि वेबकैम का उपयोग क्या है? वेबकैम का उपयोग होता है किसी इमेज को या किसी वीडियो को इनपुट करना, ग्राफिक्स को इनपुट करना। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सर्वर से किसी क्लाइंट तक वीडियो पहुंचाने की प्रक्रिया वीडियो ब्लैंक कहलाती है। किसी सर्वर से किसी क्लाइंट तक वीडियो पहुंचाने की प्रक्रिया वीडियो ब्लैंक कहलाती है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि यदि सर्वर से किसी वीडियो को क्लाइंट तक पहुंचाया जाता है तो उसे वीडियो ब्लैंक कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप यह जो वीडियो देख रहे हैं, यह वीडियो YouTube के सर्वर पर हमने अपलोड करी है और आप अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से इस वीडियो को देख रहे हैं। मतलब आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप कहलाएगा क्लाइंट कंप्यूटर और YouTube हो जाएगा यहां पर सर्वर। तो आप सर्वर पर रखी हुई वीडियो को अपने क्लाइंट कंप्यूटर पर, मोबाइल पर देख रहे हो। इस प्रक्रिया को कहा जाता है वीडियो स्ट्रीमिंग। वीडियो स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है? सर्वर से किसी वीडियो को क्लाइंट तक पहुंचाना। आपने सुना होगा लाइव स्ट्रीम। लाइव स्ट्रीम का मतलब क्या है? सर्वर पर जो लाइव स्ट्रीम चल रही होती है वह आप अपने मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर देख सकते हो। तो सर्वर से किसी वीडियो को क्लाइंट तक पहुंचाना क्या कहलाता है? वीडियो स्ट्रीमिंग। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड लॉजिक गेट में A = 1 B = 0 इनपुट करने पर
क्या आउटपुट प्राप्त होता है। एंड लॉजिक गेट में A = 1 B = 0 इनपुट करने पर क्या आउटपुट प्राप्त होता है। यह क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से या कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट से पूछा गया है। अब सीपीसीटी के पेपर में और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से, कुछ क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, लॉजिक गेट से, कॉम्प्लीमेंट से, इन टॉपिक से भी क्वेश्चन आने लगे हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एंड लॉजिक गेट में यदि हम A = 1 और B = 0 इनपुट करेंगे तो हमें क्या आउटपुट प्राप्त होगा। लॉजिक गेट क्या होते हैं। लॉजिक गेट डिजिटल कंप्यूटर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। मतलब कोई भी डिजिटल कंप्यूटर मल्टीपल लॉजिक गेट से मिलकर बना होता है। डिजिटल कंप्यूटर की जो वर्किंग होती है वह लॉजिक गेट पर डिपेंड होती है। लॉजिक गेट के द्वारा मल्टीपल टाइप के सर्किट डिजाइन करे जाते हैं। गेट कई प्रकार के होते हैं। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्स और गेट, नैंड गेट, कई प्रकार के गेट होते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एंड लॉजिक गेट में यदि हम A = 1 B = 0 इनपुट करेंगे तो क्या आउटपुट प्राप्त होगा। यहां पर आपको 4 पॉसिबिलिटीज चेक करनी होती हैं। 4 यहां पर यदि हम एंड गेट में A और B को इनपुट करेंगे तो हमें 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है हम A की वैल्यू 0 इनपुट करेंगे, B की वैल्यू 0 इनपुट करेंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन हो जाता है A रहेगा 0 B हो जाएगा 1। तीसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है A हो जाएगा 1 B हो जाएगा 0। और लास्ट कॉम्बिनेशन होता है A की वैल्यू भी 1 है B की वैल्यू भी 1 है। जब हम 2 वेरिएबल यूज करते हैं, दो इनपुट करते हैं तो क्या क्या वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। A और B दोनों 0, A 0 B 1, A 1 B 0 और A और B दोनों को 1, यह हम इनपुट कर सकते हैं। जब आप यह 4 इनपुट करेंगे तो आपको आउटपुट क्या प्राप्त होगा। जब आप दोनों इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा। जब आप एक 0 एक 1 इनपुट करेंगे तो भी आपको 0 प्राप्त होगा। जब आप एक 1 एक 0 इनपुट करेंगे तो भी आपको आउटपुट 0 प्राप्त होगा। जब आप दोनों इनपुट 1 देंगे तब आपको 1 आउटपुट प्राप्त होगा। जो एंड गेट होता है इसमें जितने भी इनपुट होते हैं जब सभी इनपुट 1 होते हैं तभी आउटपुट 1 प्राप्त होता है। यदि एक भी इनपुट 0 हो जाता है तो हमें आउटपुट 0 प्राप्त होता है। आपको याद रखना है एंड गेट में केवल सभी इनपुट 1 होने पर ही आउटपुट 1 प्राप्त होता है। यदि एक भी इनपुट 0 हो जाता है तो एंड गेट हमें 0 आउटपुट प्रदान करता है। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया गया था, A = 1 B = 0। हमने A को 1 इनपुट किया, B को 0 इनपुट किया। यहां पर एक इनपुट में 0 है, मतलब आउटपुट क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। एंड गेट में जब सभी इनपुट 1 होते हैं तो 1 प्राप्त होता है। एक भी इनपुट यदि 0 हो जाता है तो आउटपुट हमें 0 प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एंड लॉजिक गेट में A = 1 B = 0 इनपुट करने पर 0 आउटपुट प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।